हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की क्लास जो है वो सीटेट पेपर नंबर 2 के लिए रहेगी, जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है एनसीएफ और एनसीईआरटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, चाहे वो पेपर नंबर 1 हो, चाहे वो पेपर नंबर 2 हो। ये जो टॉपिक हैं ये पूछे ही जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप पेपर नंबर 1 की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, चाहे वो पेपर नंबर 1 दे रहे हों, चाहे वो पेपर नंबर 2 दे रहे हों। आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें, जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपके नोन कर रहे हैं, उनके साथ क्लास को शेयर कर दें। बाकी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं, या आपका कोई सजेशन रहता है, आपकी कोई क्वेरी रहती है, या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह जो है वो काम करता है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास में हम एनसीएफ और एनसीईआरटी टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमें थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम थ्योरी से समझेंगे कि आखिर एनसीएफ और एनसीईआरटी है क्या। उसके बाद हम एमसीक्यूज़ लगाएँगे। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, क्लास को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और मुझे ये बताना भी है कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है? तो चलिए हम थ्योरी क्लियर करते हैं। पहले हम सिद्धांत पढ़ते हैं, इसके रिलेटेड हम थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं कि एनसीएफ और एनसीईआरटी आखिर है क्या और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि एनसीईआरटी आखिर है क्या? एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है? इसकी स्थापना जो है वो 1 सितंबर 1961, ठीक है? 1 सितंबर 1961 में भारत सरकार द्वारा स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी, ठीक है? एक स्वायत्त संगठन के रूप में जो है वो भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसका एस्टेब्लिशमेंट का ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने स्पेसिफिक डेट और ईयर के साथ याद रखना है कि 1 सितंबर 1961 को जो है वो इसकी स्थापना एनसीईआरटी की गई थी, ठीक है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है, ठीक है? एनसीईआरटी का जो हेडक्वार्टर है आपने याद रखना है, नई दिल्ली में है। बाकी इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या रखा गया था? इसका ऑब्जेक्ट रखा गया था कि जो भी स्कूली शिक्षा है उसको सुधार करना, ठीक है? चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य सरकार के अंडर हो, ठीक है? उन शिक्षा को सुधार करना और अकादमिक सलाह देना, ठीक है? एकेडमिक लेवल की जो परामर्श या सलाह देना, वो भी इसका काम था, ठीक है? इसका ऑब्जेक्ट रखा गया था कि चाहे वो फिर सेंटर की सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, स्कूली शिक्षा जो है उसकी गुणवत्ता का सुधार करना जो है इसका जो उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है इसका ध्येय वाक्य। इसका ध्येय वाक्य क्या रखा गया था? इसका ध्येय वाक्य जो है वो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि ये कहाँ से लिया गया था, पता होना चाहिए आपको। तो ये ईशोपनिषद से लिया गया था। ईशोपनिषद जो है उसके उससे ये वाक्य लिया गया है और वाक्य है विद्या अमृतम शनुते, ठीक है? विद्या अमृतम शनुते अर्थात इसका मतलब ये होगा कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, ठीक है? तो विद्या से अमृत की प्राप्ति जो है वो एनसीईआरटी का एक ध्येय वाक्य है, ये आपने याद रखना है। बाकी क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन से उपनिषद से लिया गया था, तो ईश उपनिषद आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या है। तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है? तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इतिहास हम इसका देखते हैं, हिस्ट्री हम इसकी देखते हैं। तो एनसीएफ जो है वो अब तक भारत में 5 बार जो है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण जो है वो करवाया जा चुका है, ठीक है? किया जा चुका है। सबसे पहले आती है 1975 वाली एनसीएफ, ठीक है? 1975 में ये पहली बार एनसीएफ आई थी। उसके बाद 1988 में आई थी, ठीक है? 1988 में भी एनसीएफ का निर्माण किया गया था। उसके बाद 2000 में एनसीएफ का निर्माण किया गया था। उसके बाद 2005 में जो सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावशाली और अधिक चर्चित है, ठीक है? बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में वो एनसीएफ 2005 से ही पूछे जाते हैं। और एनसीएफ 2023 जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा की के लिए नवीन रूपरेखा जो है वो बनाई गई थी, ठीक है? तो ये एनसीएफ 2023 5वीं जो एनसीएफ है, ठीक है? तो ये इसकी हिस्ट्री रही। बाकी हम आगे देखते हैं कि एनसीएफ के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत क्या दिए गए हैं।
ठीक है? तो मार्गदर्शक सिद्धांत जो हैं एनसीएफ 2005 में जो दिए गए थे, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बहुत बार, वो ये हैं कि पहला है कि ज्ञान के स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ना। जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है? उनको ऐसा नहीं हो कि बच्चे सिर्फ़ किताबों से ही ज्ञान प्राप्त करें, वो स्कूल तक ही ज्ञान को अपने को सीमित रखें। उनको बाहरी दुनिया के साथ जोड़ना जो था वो एनसीएफ 2005 का उद्देश्य था, ठीक है? कि बच्चों को अच्छे-बुरे की समझ हो जाए कि कौन उसका मतलब अच्छा चाहता है, कौन उसका बुरा चाहता है, उस जीवन से जोड़ना, बच्चे को हर छोटी से छोटी चीज़ को समझाना जो है वो एनसीएफ का 2005 का उद्देश्य जो था वो रखा गया था। नेक्स्ट आता है कि पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो ये सुनिश्चित करना। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो बुक्स लेकर जा रहा है और सिर्फ़ चीज़ों को रट के आ जा रहा है, बच्चों को उस चीज़ की समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। सिर्फ़ चीज़ों को रटने से बच्चे को मतलब है कि हाँ, मैंने रट लिया, मैंने एग्ज़ाम देना है, बस पास होना है बस और उसको कोई मतलब नहीं है। बच्चे को रटंत प्रणाली से मुक्त करना कि बच्चा जो है वो चीज़ों को रटे ना, वो खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग करे, ठीक है? ये एनसीएफ का उद्देश्य जो था वो रखा गया था। नेक्स्ट आता है कि पाठ्यचर्या की इस तरह के संवर्धन बच्चों को चौमुखी विकास का अवसर प्रदान करे, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित रह जाए, ठीक है? तो बच्चे का हर तरह का विकास करना जैसे कि बच्चा जो भी है वो पढ़ने में तेज़ ना हो तो उसका को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसका पार्ट जो है वो लेना है बच्चे ने। कोई बच्चा हो सकता है कि पढ़ने में थोड़ा-सा मंद बुद्धि हो तो वो हो सकता है फुटबॉलर बहुत अच्छा हो सकता है वो सिंगर बहुत अच्छा हो सकता है वो डांसर बहुत अच्छा हो। तो बच्चे का मतलब कि एक तरह से गेम्स में और बच्चे का सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी फुल ऑन पार्ट जो है वो बच्चे का करवाना है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को सिर्फ़ पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो इस तरह से बच्चे का चौमुखी तरह विकास करना कि बच्चा जो है हर फ़ील्ड में अपना नाम कर सके, ये अवसर देना कि बच्चा हर तरह का अपना विकास जो है वो कर सके, ठीक है? तो ये एक एनसीएफ 2005 का उद्देश्य रखा गया था। नेक्स्ट आता है कि परीक्षा के अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। तो परीक्षा जो है यानी कि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको अधिक लचीला बनाना, ऐसा नहीं कि बहुत टफ़ लेवल की परीक्षा बच्चों की लेनी है, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि एफए जो एग्ज़ाम फॉर्मेटिव असेसमेंट ली जाती है स्कूल्स में आजकल, वो बहुत आसान तरीके से ली जाती है। जैसे कि बच्चों को एमसीक्यू आते हैं, बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, बच्चों को ट्रू फॉल्स आते हैं। बस उन्हीं से बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से टॉपिक को अपने क्लियर कर लेता है। बच्चे का एक तरह से ज्ञान भी चेक हो जाता है, बच्चे का बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, ठीक है? तो बच्चे को सिर्फ़ उतना ही मतलब लचीला एग्ज़ाम लेना है कि बच्चे को बहुत फ्लेक्सिबल तरह का एक एग्ज़ाम हो बच्चे का जो जिसको बच्चा जो है वो स्वयं कर पाए, बच्चा जो है वो रटने के ऊपर ज़ोर ना दे, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि एक ऐसी पहचान का विकास करना जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएँ भी शामिल हों। बच्चे जो है वो स्वयं के विकास के बारे में ही ना सोचे, बच्चा जो है वो कल को देश का भविष्य बनेगा तो उसको ये चिंता हो कि हम देश का भविष्य बनेंगे तो हमने देश के लिए कुछ करना भी है। बच्चे को इस तरह की राष्ट्रीय भावनाएँ जो है बच्चे में विकसित करना ये भी एनसीएफ 2005 का एक उद्देश्य रखा गया था। महत्वपूर्ण आधार पढ़ते हैं तो एनसीएफ 2005 का मुख्य आधार जो था वो 1993 की प्रोफेसर यशपाल स्मिति की रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के लर्निंग विदाउट बर्डन जो है वो है, ठीक है? तो लर्निंग विदाउट बर्डन ये जो लर्निंग बिना बोझ के यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन था, ये एनसीएफ जो इसका आधार था, ये था 1993 की जो प्रोफेसर यशपाल स्मिति की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसके आधार पर एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया था, ठीक है? तो इसका आधार वर्ष जो था वो 1993 था, आपने ये याद रखना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ से यही क्लियर हो जाता है कि यशपाल स्मिति ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1993 में और रिपोर्ट में क्या कहा था कि शिक्षा जो है वो बिना बोझ के होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे के पास बहुत बड़े-बड़े बैग हों और बहुत मोटी-मोटी किताब बुक्स हों और बच्चे को ज्ञान बिल्कुल भी ना हो। तो उस चीज़ ज्ञान से बच्चों को जोड़ना यानी कि बुक्स बच्चे के पास बेशक कम हो, लेकिन बच्चे के पास ज्ञान ज़्यादा हो, ठीक है? तो वो ये चाहते थे कि लर्निंग जो है बच्चे की वो विदाउट बर्डन हो, बिना बोझ के। बच्चा नहीं ऐसा नहीं कि एजुकेशन के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चा जो है वो ले रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में बच्चा पढ़ रहा है कि हाँ, मुझे करना ही करना है, ऐसा नहीं है। बच्चे को बिना बोझ के शिक्षा देनी है। बच्चा एकदम से जैसे खेलने के लिए बच्चा जो है वो उत्सुक रहता है, उसी तरह से बच्चा पढ़ने के लिए भी उत्सुक रहे। बच्चा एन्जॉय करके, बच्चा मतलब फन करके बच्चा जो है वो बहुत
मतलब मज़े करके जो है वो शिक्षा को प्राप्त करें, ठीक है? तो ये प्रोफ़ेसर यशपाल सिंह समिति की जो रिपोर्ट थी वो कहती थी, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा कि शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षक की भूमिका को एक उत्प्रेरक या सुविधादाता या फैसिलिटेटर के रूप में स्वीकार किया गया है। एक शिक्षक जो है वो बच्चे के ऊपर हुक्म ना चलाए, ठीक है? बच्चा जो है वो कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ठीक है? बच्चे को बराबर इक्वल रूप से जो है वो क्लास में टाइम दिया जाए, बच्चे को एक तरह से अवसर दिए जाएँ, एक तरह से अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाएँ बच्चे को स्वयं को साबित करने की। ऐसा नहीं है कि बच्चा शिक्षक एक टॉपिक पढ़ा रहा है और बीच में बच्चे ने किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर हमें समझ में नहीं आया या सर हमें इस टॉपिक के बारे में कुछ जानना है, तो शिक्षक जो है वो बच्चे को डाँट देता है कि नहीं आपको इसके बारे में जानने का बिल्कुल हक नहीं है। तो बच्चे को उसकी बच्चा जो है वो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेगा बच्चे टीचर उतना ही ज़्यादा उसको जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो टीचर का काम कितना रहेगा? फैसिलिटेटर के रूप में रहेगा, ठीक है? तो टीचर की जो भूमिका स्वीकार की गई है वो एक फैसिलिटेटर या सुविधादाता के रूप में ही की गई है। चलिए हम आगे देखते हैं अब एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़, ठीक है? तो ये एमसीक्यूज़ भी हैं बीच में और ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो सीटेट के एग्ज़ाम में पहले पूछे भी गए हैं। तो क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? आपने भी अभी थ्योरी पढ़ी है, तो आपने भी खुद का एनालाइज़ करना है कि आपको कितना टॉपिक समझ में आया और कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं। तो एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में, ठीक है? 1961 में एनसीईएफ की स्थापना जो थी वो हुई थी 1 सितंबर 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो एनसीईएफ का पूर्ण रूप फुल फॉर्म मैंने आपको बताई कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईएफ की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पे है? एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट आता है कि अब तक कुल कितनी बार स्कूली शिक्षा हेतु जो है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ बनाई जा चुकी है? तो 5 बार बनाई जा चुकी है। कितनी बार? 5 बार जो है वो बनाई जा चुकी है। 1975 में, 1988 में, 2000 में, 2005 में और उसके बाद 2023 में, ठीक है? तो ये 5 बार जो है वो एनसीएफ का निर्माण जो है वो बनाया जा चुका है, ठीक है? किया जा चुका है। नेक्स्ट आता है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र या शीर्षक क्या है? तो ये है शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है? शिक्षा बिना बोझ के ये 1993 की जो यशपाल समिति थी उसका ही आधार चुना गया है। एनसीएफ 2005 का शीर्षक जो है वो यही लिया गया है। नेक्स्ट आता है कि शिक्षा बिना बोझ के लर्निंग विदाउट बर्डन किस वर्ष आई थी? तो ये रिपोर्ट जो आई थी वो 1993 में आई थी। 1993 में यशपाल समिति के द्वारा ये रिपोर्ट जो थी वो आई थी लर्निंग विदाउट बर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो एक शिक्षक की भूमिका फैसिलिटेटर के रूप में यानी कि सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 मानता था कि एक शिक्षक की भूमिका जो है एक सुविधादाता के रूप में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से होती है एनसीएफ 2005 की शुरुआत, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नया आया है, ये आपने ज़रूर नोट डाउन करके रख लेना है कि एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध इसका नाम है सभ्यता और प्रगति, ठीक है? सिविलाइजेशन और प्रोग्रेस जो है वो एक टॉपिक है, उससे इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ तैयार करने वाली नोडल एजेंसी कौन-सी थी? तो एनसीएफ तैयार करने वाली नोडल एजेंसी जो थी वो है एनसीईआरटी, ठीक है? एनसीईआरटी नोडल एजेंसी थी जिसने एनसीएफ को तैयार किया था, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, ठीक है? छोटे बच्चे को अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको उसकी मातृभाषा में कोई भी उस चीज़ को क्लियर किया जाए, उसको समझाया जाए। बच्चा अगर ए फॉर एप्पल नहीं समझ पा रहा है तो बच्चे को ए फॉर आप सेब भी पढ़ा सकते हो, ठीक है? बच्चे जिस जिस भाषा में बच्चा समझता है बस उसी भाषा में बच्चे को समझाना है, ठीक है? तो ये जो है वो एनसीएफ 2005 का उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है कि एनसीएफ 2005 का राष्ट्रीय संचालन समिति जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर प्रोफेसर यशपाल,
ठीक है। प्रोफेसर यशपाल ने ही 1993 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए, ठीक है। तो एनसीईएफ की 2005 की जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष भी प्रोफेसर यशपाल ही थे। नेक्स्ट आता है एनसीईआरटी का ध्येय वाक्य क्या था? तो एनसीईआरटी का ध्येय वाक्य हमने अभी पढ़ा, विद्या अमृतम शनुते, ठीक है। विद्याम अमृतम शनुते कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बालक के चिंतन का गणितीकरण करना, ठीक है। बालक के चिंतन का गणितीकरण करना गणित शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? उनमें से रटने की विधि को बढ़ावा देना ये शामिल नहीं है। बाकी बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है, परीक्षा को लचीला बनाना, पाठ्यचर्या का चौमुखी विकास करना, ठीक है, ये सभी शामिल थे, लेकिन रटने की विधि को शामिल करना, रटने को बढ़ावा देना ये बिल्कुल भी शामिल नहीं था। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के लिए नया एनसीएफ किस वर्ष जारी किया गया? तो ये जो नया एनसीएफ जारी किया गया था ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी 2023 में, ठीक ठीक है, 2023 में ये जारी किया गया था। नेक्स्ट आता है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो सीखने का स्वरूप जो है वो सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए, ठीक है, सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि संविधान की किस अनुसूची में दी गई भाषाओं में एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है? तो ये एनसीएफ 2005 का अनुवाद जो है वो किया गया है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं, वहीं पे इसका अनुवाद जो है वो किया गया है। एनसीईआरटी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करती है? तो वो करती है शिक्षा मंत्रालय के अंडर, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत अंतर्गत ये स्वायत्त निकाय के या स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट आता है कि एनसीएफ 2005 का संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे एनसीईआरटी के सदस्यों को छोड़कर? एनसीईआरटी के सदस्यों को छोड़कर एनसीईआरटी की जो संचालन समिति थी जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे उसमें कुल कितने सदस्य थे? उसमें सदस्य थे 35 सदस्य, ठीक है, 35 सदस्य। बाकी एनसीईआरटी के सदस्यों को छोड़ दिया गया है यहाँ पर। तो 35 सदस्य जो थे वो एनसीईआरटी की 2005 के थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कला शिक्षा आर्ट एजुकेशन को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो आर्ट एजुकेशन क्यों रखी गई है विद्यालय में? उसका उद्देश्य ये है कि सांस्कृतिक विरासत की सराहना और व्यक्तिगत विकास करना, ठीक है। सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना और व्यक्तिगत विकास करना जो है वो एनसीएफ 2005 का एक जो आर्ट एजुकेशन है उसको जोड़ने का एक मोटिव है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एनसीईआरटी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस स्तर की शिक्षा के लिए कार्य करती है? तो ये कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य करती है? ये करती है स्कूली शिक्षा के लिए, ठीक है, स्कूली शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए नहीं, तकनीकी शिक्षा के लिए नहीं, चिकित्सा शिक्षा के लिए नहीं, लेकिन स्कूली शिक्षा के लिए एनसीईआरटी का मुख्य रूप से कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम जो है एक महत्वपूर्ण पहलू या महत्वपूर्ण आधार है? तो ये क्या है? ये है करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग जो है वो महत्वपूर्ण आधार रखा गया है कि बच्चे जो हैं वो स्वयं करके सीखें। बच्चा ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ रटने पर फोकस्ड हो, बच्चा जो है सिर्फ उसका किताबों से ही वास्ता हो। उसका जो एक मेन मोटिव था ये रखा गया था कि बच्चा चीज़ों को स्वयं करके सीखे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एनसीईआरटी से 2000 एसई जो है वो 2000 में एसई का पूर्ण रूप क्या रखा गया था? तो एसई का पूर्ण रूप रखा गया था स्कूल एजुकेशन, ठीक है। एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन 2023, ठीक है। तो एसई का पूर्ण रूप जो था वो स्कूल एजुकेशन रखा गया था। नेक्स्ट आता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो विज्ञान शिक्षण का मुख्य लक्ष्य छात्रों का क्या विकसित करना होना चाहिए? तो क्या विकसित करना होना चाहिए? छात्रों का खोजी और रचनात्मक प्रवृत्ति को विकसित करना जो है वो उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। खोजी और रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। नेक्स्ट आता है कि बच्चों की
जो गृह कार्य है, होमवर्क है, उसकी नीति से संबंध में एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर 1 से 2 के बच्चों के लिए क्या सुझाव दिया गया था? 1 से 2 यानी कि पहली से दूसरी क्लास के बच्चों के लिए ये सजेशन दिया गया था कि कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल भी होमवर्क जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है कि जो प्राइमरी लेवल पे फर्स्ट और सेकंड के बच्चे हैं, उनको बिल्कुल भी होमवर्क जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए, उनको सिर्फ स्कूल में ही आपने सिखाना है। नेक्स्ट आता है एनसीएफ 2005 के अनुसार जो कक्षा में शोर या बच्चों की बातचीत को किस रूप में देखा जाना चाहिए? ऐसा नहीं कि बच्चे शोर कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल स्टिक के साथ डराना है, बच्चों को मारना है, पीटना है, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों का जो शोर होता है या बच्चों की जो बातचीत होती है, उसको किस रूप में देखा जाए? कि कक्षा में अधिगम और सक्रिय भागीदारी के संकेत के रूप में, ठीक है? अधिगम और सक्रिय भागीदारी के संकेत के रूप में कि बच्चे हाँ, सीख भी रहे हैं, एक-दूसरे से बात भी कर रहे हैं, तो बच्चे कुछ ना कुछ जो है वो सीख ही रहे होंगे और एक सक्रिय भागीदारी क्लास में ले रहे हैं वो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एनसीईआरटी के वर्तमान में कितने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान यानी कि आरआईई जो रीजनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन कार्यरत हैं। तो कितने शिक्षा संस्थान हैं एनसीईआरटी के कितने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं? वो हैं 5 ठीक है? 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो हैं वो वर्तमान में केंद्रित हैं, कार्यरत हैं। नेक्स्ट आता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण के अंतर्गत किस सूत्र को लागू किया जाना चाहिए? तो किस सूत्र को लागू किया जाना चाहिए? वो त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाना चाहिए, ठीक है? त्रिभाषा सूत्र आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो मूल्यांकन की सबसे उपयुक्त प्रणाली है वो कौन-सी है? तो मूल्यांकन की सबसे उपयुक्त प्रणाली जो है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई ठीक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है? हम ठीक है, तो ये आपने याद रखना है इस प्रणाली का उपयुक्त मूल्यांकन की सबसे उपयुक्त प्रणाली है, ठीक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट आता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो विद्यालय शिक्षा है उसका मुख्य केंद्र बिंदु कौन-सा होना चाहिए? तो विद्यालय शिक्षा यानी कि स्कूली शिक्षा जो है उसका मुख्य बिंदु कौन-सा होना चाहिए? उसका मुख्य बिंदु बालक या शिक्षार्थी जो है वो होना चाहिए, ठीक है? तो आज की क्लास में हमने 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। बाकी हमने एनसीएफ और 2005 और जो एनसीईआरटी टॉपिक है उसको पहले थ्योरी के रूप में क्लियर किया है और उसके बाद हमने उसके एमसीक्यूज लगाए हैं। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, बाकी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँगे कि आपको क्लास कैसी लगी। आप क्लास को शेयर भी कर देंगे। बाकी आप अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे या अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। Thanks for watching.